हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 13E में एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो है, इससे पहले का जो पार्ट है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ है उसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्लासीफाई करना है, मतलब उसको एक साथ कर लेना है। तो इसको करना है कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट के द्वारा जो कंजम्पशन किया गया है, फाइनल कंजम्पशन, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके का, या एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद इन सब को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। एक बच गया यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट क्या है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन सब को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये जीडीपी, ये हमें मिलेगा जीडीपी एमपी। ठीक है, इन सब को अगर हम ऐड कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, यानी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में चेंज इन स्टॉक। तो ये क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जिसको कि हम लोग, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको कि हम लोग लंबे समय तक नहीं रखते हैं। लंबे समय तक नहीं रखने का मतलब है कि उसको हम सेल करने के पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये क्या होता है, वो लंबे समय तक, जैसे एक बार हमने बिल्डिंग बना लिया तो ये चलेगा 35-36 या 40 साल तक चलेगा। ठीक है, एक बार हमने प्लांट लगा लिया तो बहुत दिनों तक चलेगा। यानी लंबे समय का, जो लंबी रेस का घोड़ा होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं और उसमें जो चेंजिंग आते रहता है, तो इसे बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये जब सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जीडीपी एमपी मिलेगा। ठीक है, और जीडीपी, और इस जीडीपी एमपी में से डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा, हमें एनडीपी एमपी मिलेगा। ठीक है, यानी जब हम ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें नेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, तो क्या बनेगा, एनडीपी एमपी। और जब हमारे पास एनडीपी एमपी आ गया, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये मार्केट प्राइस क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। ये तो यहाँ पे एनडीपी सेम है, यहाँ पे एनडीपी सेम आ गया, लेकिन एमपी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया एफसी में। ठीक है, और जब हम इस एनडीपी एफसी में नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के, और कुछ छोटे लोग जो गल्फ कंट्री में जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से जो हमें फॉरेन एक्सचेंज अपने कंट्री को भेजते हैं, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, यही क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो जो डोमेस्टिक में जो लोगों ने अर्न किया है वो, और फिर NFI दोनों जब मिल जाता है तो यही क्या हो जाता है, NNP FC हो जाता है। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम। ठीक है, और हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी अगर नेशनल इनकम की बात होगी तो हमेशा NNP FC होगी, चाहे वो इनकम मेथड हो, वैल्यू एडेड मेथड हो, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड हो। ये मैं अभी आपको फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा बताऊंगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो क्या है कि सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, फाइनल एक्सपेंडिचर को क्यों इंक्लूड करना है कि अगर हम इंटरमीडिएट को एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी फाइनल एक्सपेंडिचर में ऐड रहता है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना है। तो नंबर 1 हो गया, फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना है।
सेकेंड है कि सेकेंड हैंड गुड को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये सेकेंड हैंड जो गुड्स है और उसका जो प्राइस था मॉनेटरी, वो क्या हो गया था, पिछले साल का जो प्रोडक्शन था उसमें ऐड हो गया था, इसलिए हमें सेकेंड हैंड गुड्स को ऐड नहीं करना है। तो सेकेंड हो गया, सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं करना है, यानी सेकेंड नंबर सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, सेकेंड नंबर सेकेंड हैंड गुड्स को ऐड नहीं करना है। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड, इसको भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसका जो क्लेम होता है वो हमें किसी प्रोडक्शन के थ्रू नहीं होता है। उसका जो हम क्लेम लेते हैं वो किसी प्रोडक्शन के थ्रू नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम शेयर और बॉन्ड को इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ है कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? ये ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ठीक है, ये सब क्यों दिया जाता है? ये सब बिना प्रोडक्टिव सर्विस के दिया जाता है। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन और स्कॉलरशिप, इसलिए इसको हम लोग इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू एडिशन का काम नहीं होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है ताकि जो 60 ईयर प्लस लोग हैं उनका ज़िंदगी अच्छे से कट सके, और जो आगे की पढ़ाई करना चाहता है वो स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो इसमें तो उसने कोई प्रोडक्टिव सर्विस किया नहीं, तो इसलिए उसको एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिफ्थ है कि जो प्रोडक्शन किसी भी गुड्स का अगर प्रोडक्शन हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं तो उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो करते हैं तो उसको क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करना है। और सिक्स्थ है कि रेंट जो हमें मिलता है हाउस से, ठीक है, किसी ऑनर को जो रेंट मिलता है हाउस को टेनेंट के थ्रू, तो इसको क्या करना है, हम इंक्लूड करना है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? फर्स्ट देखा कि हमें फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना है। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड देखा शेयर और बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करना है, ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना है, और सेल्फ कंजम्पशन अगर हम करते हैं तो उसको इंक्लूड करना है, और अगर हमें टेनेंट से रेंट मिलता है तो इसको इंक्लूड करना है। और यही 4-5 जो है वो हर मेथड में, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड ले लीजिए, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड ले लीजिए, चाहे आप इनकम मेथड ले लीजिए, यही 4-5 जो है प्रिकॉशन है। तो अगर आप एक याद कर लेते हैं तो आपको यही काम आएगा तीनों मेथड में। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार कंबाइंड फॉर्म में देख लेते हैं कि प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर इनकम मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड को एक मैं आपको समरी के फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं। तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर जिसको कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, इसके मार्केट प्राइस को सेकेंडरी सेक्टर मीन्स हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोलते हैं, और इसका जो मार्केट प्राइस है इसको, और टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर के मार्केट प्राइस को, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है। जीडीपी क्या पे, एमपी पे, मार्केट प्राइस पे, और जीडीपी से हम एनडीपी करने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो जीडीपी एमपी से हमें क्या मिल गया, एनडीपी एमपी मिल गया। इसमें से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब हम लोग माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एनडीपी से क्या हो गया, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर दिया तो एनडीपी एफसी हो गया, यानी एनडीपी सेम है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पे एमपी किस में कन्वर्ट हो गया, एफसी में कन्वर्ट हो गया। और इसमें एनएफआई क्या होता है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो मैंने बताया कि विदेशों से जो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आती है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये एनएनपीएफसी, यानी हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो लोग कमाते हैं, हमारे इंडियंस या फिर हमारे कंट्री का लोग, और अगर हम उसमें एनएफआई ऐड कर देते हैं जो बाहर जाके लोग कमाते हैं, अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड नेशनल इनकम होता है। सेम चीज़ हम लोग इनकम मेथड में देखेंगे। इनकम मेथड में क्या होता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें भी मैंने तीन चीज़ों के बारे में आपको बताया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है। एक तो आपको सैलरी के रूप में रुपया देगा, फिर सैलरी इन कैंड, मतलब आपको कुछ
पैसा के फॉर्म में नहीं, लेकिन आपको फैसिलिटी दे देगा, वो रहने के लिए घर दे देगा, फिर बिजली ये गाड़ी दे देता है, मोबाइल दे देता है, ठीक है। यानी आपको पैसा नहीं दे के कुछ दूसरा जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं सैलरी इन काइंड। और थर्ड इसमें था कि आपको पीपीएफ यानी कि रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट कुछ जो पैसा आपको मिलता है, ये क्या आ जाता है, ये 3 चीज़ें आ जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। उसके बाद मैंने आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बताया था। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है कि इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रेंट और रॉयल्टी और इंटरेस्ट 3 चीज़ें लेते हैं, कमाते हैं। और दूसरा था इसमें कि इनकम फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि हम अपने इंटरप्रेन्योरशिप मतलब हो गया कि हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बताया था मैंने। उसके बाद आपको बताया था कि कॉर्पोरेट टैक्स डिवाइडेंट क्या होता है, जो कंपनी पैसा कमाती है तो अपने उसको क्या करती है, उसको अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कॉर्पोरेट टैक्स का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को दे देती है टैक्स के रूप में। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो सब गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है वो कॉर्पोरेट टैक्स से ही मिलता है। उसके बाद मैंने बताया था कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो क्या करते हैं, कंपनी अपने पास रखती है फॉर फ्यूचर यूज के लिए, अगर उसको यूज होगा तो, ठीक है। और उसके बाद जो है मिक्स्ड इनकम का क्या मतलब होता है, सपोज कीजिए कि एक आदमी है जो तीनों सारा काम करता है। जैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो आदमी, मान लीजिए कि कोई दुकानदार है या फिर कोई किसान है, तो किसान क्या करता है, किसान के पास खुद का ज़मीन होता है, ठीक है, वो खुद काम करता है, लेबर का काम करता है, खुद का पैसा लगाता है, और वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी ये सब करने का साहस भी खुद ही करता है। तो इस तरह से क्या करता है, वो खुद ही एक ही आदमी यानी एक ही फार्मर चारों काम करके और फिर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यही हो गया आपका मिक्स्ड इनकम, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये जीडीपी-एमपी बनेगा। और पहले की तरह ही जीडीपी-एमपी को हम, सॉरी जीडीपी-एमपी नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा एनडीपी, यहाँ पे बनेगा एनडीपी, ठीक है, एनडीपी एमपी बनेगा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनेगा, ठीक है। और उसमें अगर हम एनएफआई जो फॉरेन करेंसी है, यानी बाहर से जो हमारे पास पैसा आता है, जो हमारे लोग बाहर जाके काम करते हैं विदेशों में, और उससे जो पैसा आता है अगर उसको हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एनएनपीएफसी, ठीक है। और यही क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड नेशनल इनकम, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हमने देखा था कि इसमें अभी वैल्यू एडेड मेथड में, और अभी सेम चीज़ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इनकम मेथड में, ठीक है। अब हम एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, फिर फाइनल कंजम्पशन गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। प्राइवेट में मैंने आपको बताया था 2 चीज़ कि प्राइवेट में क्या होगा, एक तो हाउस होल्ड, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है ये जो एक्सपेंडिचर करती है उसका। गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो रोड बनाती है, उसके बाद डैम बनाती है, ब्रिज बनाती है, इस सब पे जो एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो गया। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो प्लांट है, मशीनरी है, उसके बाद जो हाउस होल्ड जो है वो जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, एक तो बिजनेस पर्पज से हो गया जो मशीनरी और प्लांट हो गया। दूसरा हो गया इसमें कि जो हाउस होल्ड जो अपना बिल्डिंग बनाता है यानी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। और एक हो गया चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैं अभी आपको बताया हूँ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक के लिए नहीं होता है, उसमें क्या होता है, चेंजिंग होता है, ठीक है। और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी जितना हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से हम इंपोर्ट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, जीडीपी एमपी बनता है। और इस जीडीपी एमपी में से क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो क्या बनता है हमारा एनडीपी-एफसी बनता है, ठीक है, एनडीपी-एफसी बनता है, यानी ग्रॉस में से
डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ठीक है, नेट हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, मार्केट प्राइस जो है वो क्या होगा, मार्केट प्राइस किस में आ जाता है, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, और उसमें अगर हम एन एफ आई अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड NNPFC। ठीक है, तो ये था अभी तक का कि हम लोग नेशनल इनकम जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।